गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? विजय बेटा खुश रहिए। पानी चाय के लिए बोल रहा था, अब चाय क्लास गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल शानदार हूं बच्चों। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है यार नेक्स्ट टेस्ट की डेट बच्चे मुझसे पूछते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं होता है या आपको मुझसे पहले आइडिया मिलेगा। ठीक है, सब कुछ अब डिजिटल हो चुका है, सारा कुछ आपके प्लेटफॉर्म एडीसी ऐप पे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? ठीक है क्या? तो हाँ, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी बेटा। ठीक है। हम लोगों ने ऑलराइट, चलिए। एक्टिव मास तक हो गया था, ठीक है। रेस नहीं मिला बेटा, वो आपके ऐप पे आ जाएगा वो सब कुछ। ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं अपन। शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर दिया था। और जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया, थोड़ा सा जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया तो कल की क्लास में मैंने आपको समझाया कि आखिर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर है इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर इक्विलिब्रियम जब शुरू हुआ तो मैंने बताया कि जब इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन, एक मोमेंट है। आज आप सबका ध्यान से बेटा, शुरू के जो आधे घंटे हैं, ठीक है, आधे घंटे 40 मिनट के आसपास कुछ अच्छे कंसेप्ट आएंगे, शानदार कंसेप्ट आएंगे, तो आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे कंसेप्ट आएंगे जहां आप सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए लिसन केयरफुली। तो कल हमने बात करी आखिर इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैंने कहा जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें आर एफ बराबर आर बी होता है। गौर करिएगा, इक्विलिब्रियम पर सब कुछ थम सा जाता है, उस पर थमता नहीं है। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कहा था कि जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है। जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती है। जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती है, राइट? कहां पर कांस्टेंट हो जाती है सर? वो कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें आर एफ और आरबी बराबर होता है। मैंने कहा देखो, इक्विलिब्रियम होगा तो उसको एक मैथमेटिकल शब्द में समझने के लिए, उसका डिटेल्ड फील जानने के लिए हमें एक टर्म को समझना होगा, जिसमें सबसे पहला टर्म मैंने आपको बताया था एक्टिव मास। मैंने कहा एक्टिव मास बोलने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन आप इसे सिंपल कंसंट्रेशन ही फील करें। ठीक है। जो कंसंट्रेशन होता है वही एक्टिव मास होता है। जो कंसंट्रेशन होता है वही एक्टिव मास होता है। और एक्टिव मास के ऊपर कल मैंने कुछ आपको सवाल कराए थे। जब तक बाकी सभी बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, क्लास शुरू करने के पहले आपको बता दूं मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। आज से आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का होमवर्क मिलना स्टार्ट हो गया है। आप सभी को मैंने पहले कहा था, फिर कह दूं, ये सारा का सारा जो होमवर्क है, एक एक सवाल का सॉल्यूशन, सवाल नहीं, एक एक सवाल का सॉल्यूशन आपको एक सेपरेट कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है। आपके पास एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, वही सारा सवाल सॉल्व करना है। आपका होमवर्क रहेगा सबसे पहला बिगनर बॉक्स 1 और 2। बिगनर बॉक्स 1 और 2 दोनों सॉल्व करने हैं। बिगनर बॉक्स 1 में एक दो थ्योरी के सवाल है, बहुत ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 में से। एक्सरसाइज 1 में से आपका होमवर्क रहेगा अप टू 20। ठीक है। अप टू 20। कुछ एक सवाल हो सकता है बीच में आपके यहाँ पे जो हम आज नहीं कर पाए, हो सकता है उससे आ जाए, तो उसे आप क्लियर कर देना, राइट? मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आप सबको वीडियो क्लियर आ रहा, और जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो भी क्लियर आ रहा। फिर भी अगर किसी के बच्चे के एंड पर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज उसे आप रिफ्रेश कर लेना। जस्ट क्लियर? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, हमने कल एक्टिव मास की बात कर ली थी। अब एक्टिव मास मैंने आपको क्यों पढ़ाया? एक्टिव मास पढ़ाने के पीछे लॉजिक था, मुझे आपको लॉ ऑफ मास एक्शन बताना था। सर ये क्या होता है, ये किस चीज का लॉ होता है? जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो हमें ये बताता है कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसे मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, M1A प्लस M2B, जो कि इक्विलिब्रियम पर है N1C प्लस N2D। ऑलराइट, ये जो रिएक्शन है एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए हमें लॉ ऑफ मास एक्शन लगाना है। जब कभी हमें किसी रिएक्शन का रेट लिखना होता है, क्या लिखना होता है? रेट बच्चों। ठीक है। हालांकि जो रेट है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है और इसकी सारी कहानी केमिकल काइनेटिक्स में आती है। बट जिन बच्चों को काइनेटिक्स नहीं याद है, मैं वो बातें यहां पे नहीं छेड़ के बस इतना कह रहा हूं कि जब कभी किसी रिएक्शन के लिए आपको रेट लिखना होगा, तो रेट लिखने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करना होगा।
ये लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास, मतलब इसका जो रिएक्टेंट है वो है ए और बी, तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है जब कभी किसी रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा तो उसका जो रेट होगा वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब ए का कोफिशिएंट क्या है बच्चों m1, तो ए की पावर m1, बी का कोफिशिएंट क्या है बच्चों m2, तो बी की पावर m2। एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसा ही क्यों कहता है, क्यों लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट होगा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा। तो बेटा इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर आपको इसका लॉजिक चाहिए कि सर क्यों रेट इस पे डिपेंड करता है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा, रेट ना होता, बेटा रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ना होता, रिएक्टेंट है तभी तो प्रोडक्ट है, तभी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन है, तभी तो टाइम के पर यूनिट टाइम में वो चल रहा है। रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ना होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ना होता तो रेट भी तो ना होता, तो रेट भी तो ना होता। तो आखिर रेट क्यों है, क्यों देयर इज चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, क्यों सर, क्योंकि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का ही जो अमाउंट है वो रेट को डिसाइड करता है, ऐसा लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन का कहना था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है, जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसका जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर। तो इसी को जब हम शब्दों के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि इट स्टेट्स दैट केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रेज टू पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो लोगों ने कहा सर यार इधर से जब लिखा तो ये रिएक्टेंट है, जब उधर से रिएक्शन आएगी मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि इस रिएक्शन का जो नेचर है, जो स्वभाव है वो रिवर्सिबल है। कैसा है, रिवर्सिबल है। तो जो स्वभाव रिवर्सिबल है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जब आएगा तो ये रिएक्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। जब फॉरवर्ड है तो जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट है, जब बैकवर्ड है तो जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अरे हाँ या ना, हाँ सही बात। मतलब हमने जब ये वाला रिएक्टेंट लिखा तो वास्तव में हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखा, सही है साहब। तो जब अपन प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे तो आर एफ बराबर के एफ इंटू ए की पावर m1 इंटू बी की पावर m2 लिखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके सामने पहला रेट का एक्सप्रेशन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। ये किसका एक्सप्रेशन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया कांस्टेंट लगाया, ये जो केएफ है ना बच्चों ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है। क्या है ये, रेट कांस्टेंट। सर जैसा हमने फॉरवर्ड का लिखा वैसा हम बैकवर्ड का भी तो रेट लिख सकते हैं। सर हम रेट लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के शब्दों में इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया गया है। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब आरएफ बराबर आरबी है। आपने आरएफ को तो लिखा भैया, अब आरबी को तो लिखना है ना यार, तो बैकवर्ड रिएक्शन को लिखना है यार, तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ रही है ना यार, तो बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। तो जब मैं रेट ऑफ बैकवर्ड लिखूंगा लोमा से, किससे लिखूंगा, लोमा से, तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ बैकवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि कौन है, सी और डी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट D का प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि N1 और N2। ये अपन ने क्या लिखा, रेट ऑफ बैकवर्ड। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया इनटू C की पावर N1 इनटू D की पावर N2। हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लिया रेट का, हमने बैकवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लिया रेट का। जब जब रेट लिखा जाएगा इस चैप्टर में वो लोमा की मदद से ही लिखा जाएगा। रेट की सारी कहानी केमिकल काइनेटिक्स में आएगी। अभी उसकी बात पर छेड़ते हुए मैंने कहा कि बेटा जब कभी रेट लिखोगे तो आरएफ और आरबी कुछ ऐसे लिखा जाएगा। चलो चलते हैं इक्विलिब्रियम पर। ये मैंने फॉरवर्ड का रेट लिखा, ये मैंने बैकवर्ड का रेट लिखा। जब हम इक्विलिब्रियम पर होंगे, कहां होंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम पर। जो इक्विलिब्रियम पे होंगे तो क्या इक्विलिब्रियम के लिए आरएफ बराबर आरबी होगा,
क्या इक्विलिब्रियम के लिए RF बराबर RB होगा? अरे यही तो मैंने कहा था, इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। हमने एक बार रेट ऑफ फॉरवर्ड का एक्सप्रेशन लिख लिया, हमने एक बार रेट ऑफ बैकवर्ड का एक्सप्रेशन लिख लिया। जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं, RF बराबर RB कराते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कराते हैं, ये था KF, ये है KB। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये है KF, ये है KB। ये KF क्या है सर? रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये KB क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब हम KF अपॉन KB करते हैं, ये फॉरवर्ड भी बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो C की पावर N1 D की पावर N2 अपॉन A की पावर N1 B की पावर N2। ये जो KF है क्या है बच्चों? कांस्टेंट। KB क्या है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का हमने नाम दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर इसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों दिया? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर लिखा गया, तो अपने सामने एक्सप्रेशन आ गया के इक्विलिब्रियम बराबर कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है। ऊपर प्रोडक्ट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, नीचे रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बच्चों सुनिएगा, जब कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ही आएगा। इसी प्रकार से हमने K को डिफाइन किया है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट बनाया है। क्यों बनाया है? क्यों सर हमने कांस्टेंट बनाया? इसके पीछे की वजह क्या है? वही तो पूरा चैप्टर है। पहले तो ये समझो, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो पेपर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। सर क्या मतलब है? ये जो हमने किया ये पेपर प्रेजेंटेशन है। जी हाँ, ये पेपर प्रेजेंटेशन। बच्चे के दिमाग में क्या बैठ जाता है यहाँ पे कंसेप्ट? अच्छा, जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अगर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, लिखा जाएगा नहीं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो वो इक्विलिब्रियम पर ही लिखा जाएगा। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस, अमोनिया बन रहा है। बच्चों सुन रहे हो ना? अमोनिया बन रहा है, N2+3H2 बन रहा है। इस रिएक्शन का किसी एक टेम्परेचर T पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। हम नहीं लिखेंगे तब भी होगा, हम नहीं जानते थे तब भी होगा। वो तो हमने लिख के उसे फील किया, उसे समझा। अरे हमने नहीं लिखा था तब भी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक फला रिएक्शन जो रिवर्सिबल नेचर की है उसमें इक्विलिब्रियम आएगा, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। वो तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने पेपर में लिखने का तरीका बनाया। दिस इज आवर पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उस रिएक्शन का तो है, रहेगा, नहीं लिखोगे तब भी है। मतलब हैबर प्रोसेस का अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ के होता है तो वो है, तो वो है। आप नहीं लिखोगे तब भी वो है। वो तो जब आपको समझने की इच्छा होगी तो ऐसे लिखा जाएगा। फिर कैसे लिखा जाएगा? ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट की पावर स्टोइचियोमेट्री की पावर स्टोइचियोमेट्री। क्लियर है क्या? ये जो K है वो है क्या? KF अपॉन KB। आपको याद रखना है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है KF, ये रेट कांस्टेंट है KB। F का मतलब फॉरवर्ड, B का मतलब बैकवर्ड। क्लियर? ठीक है साहब, ये तो बहुत बेसिक बात थी। तो हमने एक्टिव मास को समझा ताकि हम लॉ ऑफ मास एक्शन को समझ पाए। लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, और फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन का कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है। बच्चों ध्यान सुनना, दो सवाल पूछूंगा, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, और वो केवल 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 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस बर्तन में रिएक्शन हो रही डिपेंड नहीं करता। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था डिपेंड नहीं करता। क्या क्या कंडीशन थी डिपेंड नहीं करता। वो महज महज डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। Equilibrium constant is a constant. Equilibrium constant is a constant which depends only on temperature for a particular reaction. Which depends only on temperature for a particular reaction.
जब मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड करता है, तो एक बच्चा अपना ज्यादा ज्ञान लगा के बोल रहा है सर टेम्परेचर कैटलिस्ट। अरे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं केवल केवल टेम्परेचर, तो उसके दिमाग में कैटलिस्ट कहां से आ रहा है? फिर बोलोगे सर आपने कहा था। बार बार मैं कह रहा हूं एक रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड होता है। क्यों है आगे बताऊंगा। अभी हम के को समझ रहे बेटा, अभी हमने के को समझा। अभी तो आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है। तो पहले याद करो, हाँ वो है, वो क्यों है, वो बात की बात है। पहले याद तो करो, माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है। मैंने कहा के केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो पहले याद करो। अच्छा, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्या क्यों कैसे, वो बात की कहानी है। फॉर अ गिवन रिएक्शन, फॉर अ गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से सुना। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं? क्या बात है कुशल मंगल बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड बेटा। मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? और मुझे पक्का यकीन था आप गलत जवाब देते हैं। यही है बारीकियां, बारीकियां बहुत। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? मैंने उंगली भी एक दिखाई, आगे बच्चों ने कहा सर एक पे डिपेंड करता है। बेटा फिर से सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन, equilibrium constant for a given reaction depends only on temperature. Equilibrium constant for a given reaction depends only on temperature. तो कितने फैक्टर हुए? अरे दो फैक्टर हुए ना यार, एक तो खुद रिएक्शन हुआ और एक टेम्परेचर हुआ। एक तो खुद रिएक्शन हुआ और एक टेम्परेचर हुआ। एक तो खुद रिएक्शन हुआ और एक टेम्परेचर हुआ। एक तो खुद रिएक्शन हुआ और एक टेम्परेचर हुआ। तीसरा और कोई फैक्टर नहीं है जिसके बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा। रेट कांस्टेंट नहीं बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है। रेट कांस्टेंट नहीं बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है। अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया, ये फैक्ट के पीछे का लॉजिक बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने कहा अगर हमें किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो वो ऐसे लिखा जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक बड़ी रोचक बात है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर सवाल मुझसे पूछे कि ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड, मैं कहूंगा दो, एक खुद रिएक्शन है और दूसरा टेम्परेचर है। लेकिन अगर सवाल मुझसे पूछा जाता है फॉर अ गिवन रिएक्शन, रिएक्शन दे के पूछता है फॉर अ गिवन रिएक्शन कितने फैक्टर्स हैं जिस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, अब मैं कहूंगा एक। अगर रिएक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो दो फैक्टर हैं, अगर रिएक्शन स्पेसिफाइड है तो मात्र एक फैक्टर है। इज दिस क्लियर? ठीक है सर, इसके पीछे की वजह मैं आपको समझाऊंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो एक कांस्टेंट होता है और एक गिवन रिएक्शन के लिए केवल टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। बच्चे के मन में सवाल आया, सर यार आपने कहा था जो गैसियस रिएक्शंस होती हैं या जो गैसेस होती हैं उनका जो एक्टिव मास होता है वो कभी कंसंट्रेशन तो कभी पार्शियल प्रेशर प्रेशर होता है। मेरा कहने का मतलब है एक रिएक्शन जो रिवर्सिबल होगी, बच्चों सुनिएगा, एक रिएक्शन जो रिवर्सिबल होगी, एक रिएक्शन जो रिवर्सिबल होगी उसमें इक्विलिब्रियम आएगा, उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। लिखा जाने का मतलब ये नहीं कि केवल इक्विलिब्रियम पर ही होता है, होता तो रिएक्शन का अपना स्वभाव है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का अपना स्वभाव है, वो तो जब हमें समझना होता है तब उसे हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम पर, राइट। लेकिन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उस पे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये दो तरीके से लिखा जाता है, कभी केसी के फॉर्म में तो कभी केपी के फॉर्म में। बच्चों वैसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के और भी कई तरीके होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है केसी और केपी, वो है केसी और केपी। तो सर और क्या क्या तरीके होते हैं? ऐसे और भी तरीके होते हैं अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के। उसमें से एक तरीका होता है केएक्स का, एक होता है केपीएक्स का। ये क्या होता है बताता हूं, उसके पहले समझो आखिर केसी और केपी क्या है।
एक रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, एक रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, उसमें इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। सबसे ज्यादा हमारे सिलेबस में जो यूज होता है वो केसी केपी ही यूज होता है। मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में तो कभी भी प्रेशर के फॉर्म में लिखा जाएगा। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक गैसियस रिएक्शन है, ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है ये गैसियस रिएक्शन है, इसमें सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट गैसेस हैं। मैं इस रिएक्शंस के लिए केसी भी लिख सकता हूं और केसी भी लिख सकता हूं। कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूं और मैं पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो चलो सबसे पहले अपन केसी लिखते हैं। मुझे पक्का उम्मीद है आप में से ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको एक्सप्रेशन लिखने में दिक्कत आती होगी। फिर भी अगर आती है तो बता देता हूं एक बार फिर से। अगर मुझे केसी लिखना है बच्चों तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है? सी और डी। तो ऐसे लिखूंगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर n1, ये जो उसके पहले है इसे बोलते हैं प्रेशर मेट्रिक। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर n1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर n2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर बच्चों m1 बोलो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बोलो बोलो आवाज नहीं आ रही है इनटू m2। इस प्रकार से मैं लिखूंगा केसी, इस प्रकार से मैं लिखूंगा केसी। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या है? ये सी का कंसंट्रेशन है, कहां का? एट इक्विलिब्रियम। ये कंसंट्रेशन ऑफ डी क्या है? ये डी का कंसंट्रेशन है, कहां का? एट इक्विलिब्रियम। ये शुरू का नहीं है, रिएक्शन शुरू होने के बाद का नहीं है, ये तब का है जब रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये तब का कंसंट्रेशन है, सी का, डी का, ए का, बी का, जब रिएक्शन में सब कुछ थम सा चुका है, जब उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें जो सारा डाटा पुट करते हैं वो सारा का सारा डाटा इक्विलिब्रियम का होता है। मतलब हमने जो कंसंट्रेशन लिखा है ये इक्विलिब्रियम का लिखा है और यही पूरा चैप्टर है। सवाल में कभी इक्विलिब्रियम का डाटा दिया होगा, मजा आ गया, सवाल जल्दी से बन जाएगा। कभी कभी सवाल में t इक्वल टू 0 का डाटा देता है तो हम सवाल को इक्विलिब्रियम पे खींच के ले आते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं चैप्टर में। या तो इक्विलिब्रियम का डाटा दिया होगा या तो नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो खींच के ले आओ ना इक्विलिब्रियम पे भाई। अगर कभी k का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उसमें जो डाटा पुट किया जाएगा वो सारा का सारा डाटा इक्विलिब्रियम का ही रखा जाएगा। अगर कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा तो केसी लिखा जाएगा, अगर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखा तो केपी लिखा जाएगा। अगर इसी रिएक्शन के लिए मुझे केपी का एक्सप्रेशन लिखना है और वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में नहीं पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो मैं कैसे लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर n1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर n2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर बोलो ना आवाज नहीं आ रही इनटू m1 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर m2। सर वो सब तो समझ में आया, पर ये बता दो ये पार्शियल प्रेशर क्या कहलाया? फिर ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है? ऑलराइट चलो बताता हूं आपको मैं पार्शियल प्रेशर होता क्या है। आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है? हमने केसी केपी का एक्सप्रेशन लिखना चाहा, मन में एक सवाल आया, सर ये आखिर पार्शियल प्रेशर क्या कहलाया? तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसी भी गैस का, किसी भी गैस का अपना खुद का प्रेशर होता है। प्रेशर exerted by any gas individually, pressure exerted by any gas individually। सर ये अंग्रेजी में डेफिनेशन तो हमें भी याद है, इसका फील नहीं आया। किसी भी गैस का अपना जो खुद का प्रेशर होता है वही पार्शियल प्रेशर होता है। मान लो आप सब एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, पेड़ के नीचे नहीं बैठे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। आप सब जिस कमरे में बैठे हो मान लो वहां पे दो गैस है, एक है O2 दूसरी है CO2। मान लो आप एक कमरे में बैठे हो, वहां पे दो गैस है, एक है O2 दूसरी है CO2। बोलो मान लो मैंने आपसे इस कमरे का प्रेशर पूछा, मैंने आपसे इस कमरे का प्रेशर पूछा, ये जो कमरे का प्रेशर मैंने आपसे पूछा, आपने बैरोमीटर लगाया, प्रेशर बताया, ये जो प्रेशर आपने मुझे बताया बच्चों ये टोटल प्रेशर बताया। फिर मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो टोटल प्रेशर है बताओ ये O2 का प्रेशर है कि CO2 का प्रेशर है? तो आपने कहा सर ये दोनों का, ये दोनों का मिला जुला प्रेशर है, ये दोनों का मिला जुला प्रेशर है। मतलब आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो ये टोटल प्रेशर है इसमें कुछ योगदान O2 का भी है, इसमें कुछ योगदान CO2 का भी है,
और जब इन दोनों के प्रेशर को हमने जोड़ दिया तो हमें टोटल प्रेशर मिल गया। ये जो किसी गैस का अपना खुद का प्रेशर होता है वही उसका पार्शियल प्रेशर होता है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, ये जो किसी गैस का अपना खुद का प्रेशर होता है, ये जो किसी गैस का, बोलो ना, ये जो किसी गैस का अपना खुद का प्रेशर होता है वही पार्शियल प्रेशर होता है। सर ये तो पार्शियल प्रेशर होता है, आखिर ये निकाला कैसे जाता है? आखिर ये निकाला कैसे जाता है? पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए अपने पास एक लॉ है, उस लॉ का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या नाम है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन साहब कहते हैं किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है, किसी भी गैस का, सॉलिड का नहीं, लिक्विड का नहीं, किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन उस गैस का पता होना चाहिए, इनटू टोटल प्रेशर कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। सर यार हम लोग केसी केपी का एक्सप्रेशन लिख रहे थे, केसी में आपने कहा सी लिखना है, पी में आपने कहा पार्शियल प्रेशर लिखना है, मन में सवाल आया ये पार्शियल प्रेशर क्या कहलाया? आपने कहा किसी गैस का अपना खुद का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है, बोलो कैसे निकाला जाएगा? आपने कहा डाल्टन लॉ लगाया जाएगा, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लगाया जाएगा। सर यार टोटल प्रेशर समझ में आता है, पार्शियल निकाल रहे हैं, सर मोल फ्रैक्शन क्या कहलाता है? बच्चों भूली बिसरी यादें, मोल कंसेप्ट में आपको मैंने पढ़ाया, जो ये मोल फ्रैक्शन होता है, जो ये मोल फ्रैक्शन होता है, अरे मोल नहीं जो फ्रैक्शन होता है, जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल, याद आया? जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल, तो मोल फ्रैक्शन, जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल मोल। बी का पूछा, बी का क्या पूछा? मोल फ्रैक्शन, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। अरे याद आया, अरे याद आया, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, फलाना फ्रैक्शन, ढिमकाना फ्रैक्शन, जिसका भी पूछा फ्रैक्शन उसका अपॉन टोटल, उसका अपॉन टोटल। मोल फ्रैक्शन जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल, वेट फ्रैक्शन जिसका पूछा उसका वेट अपॉन टोटल, वॉल्यूम फ्रैक्शन जिसका पूछा उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल। अपने को क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन, तो जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल, जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल। मतलब मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें ए और बी है, ए के मोल 1 है, बी के मोल 2 है, बोलो टोटल कितने मोल है? 3। बोलो ए का मोल फ्रैक्शन कितना? 1/3, जिसका पूछा उसका मोल 1 अपॉन टोटल 3। बोलो बी के मोल फ्रैक्शन कितने? 2/3। हेलो, ये अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो जैसे मोल फ्रैक्शन आएगा यहां पुट करेंगे, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कभी केसी तो कभी केपी के फॉर्म में लिखते हैं, केसी में कंसंट्रेशन, केपी में पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ये मात्र इक्विलिब्रियम का प्रेशर होता है, सी का, डी का, ए का, बी का, सी का, डी का, ए का, बी का। ये क्या है? इक्विलिब्रियम का प्रेशर। किसका? सी का, डी का, ए का, बी का। केसी हो चाहे केपी हो, उसमें जो डाटा पुट करना होगा वो केवल इक्विलिब्रियम का ही पुट करना होगा। बोलो बोलो बोलो, चाहे केसी हो चाहे केपी हो, उसमें जो डाटा पुट करना होगा वो केवल इक्विलिब्रियम का ही पुट करना होगा। इक्विलिब्रियम के पहले का नहीं, इक्विलिब्रियम के बाद का नहीं, केवल इक्विलिब्रियम का डाटा रखा जाएगा, केवल इक्विलिब्रियम का डाटा रखा जाएगा। वेल डन सलमान बेटा, केवल इक्विलिब्रियम का डाटा रखा जाएगा। इज दिस क्लियर? अच्छा सर, तो कभी केसी तो कभी केपी लिखा जाएगा, जो सी है उसमें कंसंट्रेशन, जो पी है उसमें पार्शियल प्रेशर लिखा जाएगा। सवाल में पार्शियल प्रेशर दिया है तो किस्मत अच्छी है, अगर कभी पार्शियल प्रेशर नहीं दिया होगा, अगर कभी पार्शियल प्रेशर नहीं दिया होगा तो मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। अगर कभी सवाल में पार्शियल प्रेशर दिया होगा तो सीधे वैल्यू पुट करके केपी निकाल लेंगे। अगर कभी सवाल में पार्शियल प्रेशर नहीं दिया होगा तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उससे पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, फिर यहां पुट करेंगे और केपी निकालेंगे। अरे समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अरे समझ में आया? बोलो यस और नो। समझ, बेटा सो गए? हेलो, एक तो आप लोगों का चेहरा नहीं दिखता। ओके, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत अच्छे। तो मैंने अभी आपसे कहा कि बेटा केसी होगा केपी होगा, मन में ये कंसेप्ट न बैठा लेना कि केवल केसी केवल केपी होगा। बेटा मैंने आपसे कहा कि रिएक्शन होगा, उसमें इक्विलिब्रियम होगा,
रिएक्शन होगा, उसमें इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, कभी केसी कभी केपी होगा, केवल केसी केवल केपी नहीं होगा। सर आपने फिर दो क्यों बताया? अरे हमारे सिलेबस में दो ही है। पर क्या केवल दो नहीं? केवल दो नहीं है, और क्या है? ऐसे बहुत कुछ है, बट मैं आपके सामने जो और इंट्रोड्यूस करूं, तो होता है ना, एक बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मतलब बता रहा हूं ऐसा होता है। अब इसके पीछे नहीं जाना सर के एक्स क्या है, नहीं, बस बता रहा हूं ये भी है, ताकि ऐसा हो ना कि कोई बोल दे आ जाए थ्योरी का सवाल, सर क्या केवल केसी केपी है? बच्चा के हाँ हमने यही पढ़ा है, नहीं, केवल केसी केपी नहीं है, कभी के एक्स कभी केपीसी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्स है इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन। क्या मतलब इसका बच्चों? मोल फ्रैक्शन। तो जब हम कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में कभी कंसंट्रेशन लिखते हैं, सभी रिएक्टेंट का सभी प्रोडक्ट का एट इक्विलिब्रियम, कभी केपी लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, सभी रिएक्टेंट का सभी प्रोडक्ट का एट इक्विलिब्रियम, तो कभी केएक्स लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, सभी रिएक्टेंट का सभी प्रोडक्ट का एट इक्विलिब्रियम, तो कभी कभी प्रेशर भी लिखते हैं, कंसंट्रेशन साथ साथ लिखते हैं। इसका जीता जागता सबूत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा ना, वहां इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आपको बता दें कि ऐसा भी होता है। आपको मैं याद दिला रहा हूं, भूली बिसरी यादें। चलो चलते हैं बीते हुए दिनों में। आप कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा करते थे, बस याद दिला रहा हूं बेटा, आप कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा करते थे, उसमें ऐसे रिएक्शन लिखा करते थे, देखो H2 gives to H plus plus 2 इलेक्ट्रॉन। याद आया? हाँ सर याद आया। मान लो इसका प्रेशर P1 है, इसका कंसंट्रेशन C है, मुझे इस रिएक्शन का K लिखना है। क्या लिखना है? K। सुनना, ये क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब मैं इस इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रही है ना, जब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। सर आपने इसका कंसंट्रेशन क्यों लिखा? भैया जिसका जो डाटा दिया वो लिखना है, तो इसका में क्या दे रखा है? कंसंट्रेशन। सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। याद आया? यार याद आया? हाँ सर लिखते तो थे। तो इसका जो K होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी? C, तो C का स्क्वायर अपॉन P1। मतलब मैंने आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठाया, बच्चों आपका ध्यान चाहिए, मैंने आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठाया, रिएक्शन अगर रिवर्सिबल होगा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम होगा। जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा, कभी केसी कभी केपी कभी केएक्स कभी केपीसी दोनों लिखा जाएगा। हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा केसी केपी है, पर पता होना चाहिए केवल केसी केपी नहीं होता है, कभी दोनों होता है, तो कभी मोल फ्रैक्शन भी होता है। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ठीक है साहब। अगर आप समझ गए तो एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं। कोहिनूर क्लियर, ये नया शब्द आया है, अर्णव ने इंट्रोड्यूस किया है, कोहिनूर क्लियर। क्या बात है। आप सबके सामने एक सवाल है, सब लोग करने की कोशिश करेंगे बेटा, करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, सिखाऊंगा मैं, आप कोशिश तो करो एक बार। इनको स्क्रीन पर सवाल नहीं देख रहा, मैं सवाल पढ़ के बता दूं। N2 gas plus 3H2 gas is in equilibrium with 2NH3 gas. If moles of N2, H2 and NH3 at equilibrium are 2, 1, 2 respectively and total equilibrium pressure, अरे सारी कहानी इक्विलिब्रियम की है भाई। टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर 10 atm, then find Kp of reaction। आपके पास है पूरे। सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया उसका नाम है दर्शन जैन। कुशल मंगल, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया यार, दर्शन ने सबसे पहले आंसर दिया, शाबाश दर्शन। चलो, मुझे पूरा यकीन है आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, और ये ऐसा सवाल है, इसका जो कंसेप्ट है ना, आप देखना, अभी हमने इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू किया है। जब न्यूमेरिकल्स का खेला शुरू होगा ना, तो जितने खेला होगा उसमें जितने सवाल आएंगे, देखना उसमें कंसेप्ट बहुत आता है। तो मैं एक बार बहुत ढंग से समझा रहा हूं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, सबका ध्यान स्क्रीन पर, सबका ध्यान स्क्रीन पर, लिखना पढ़ना छोड़ दे, स्क्रीन पर ध्यान दे, सवाल सॉल्व करना छोड़ दे, स्क्रीन पर ध्यान दे। चलिए देखो बेटा, आपके सामने एक रिएक्शन है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लिसन केयरफुली। सवाल में अपने को T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम का डाटा दे रखा है। N2 के मोल है 2, H2 के मोल है 1,
अमोनिया की मोल है 2, राइट। ये जो मोल दे रखा है ना, ये इक्विलिब्रियम का दिया है। पर समस्या ये है कि भाई मोल देके अपने से केसी नहीं पूछ रहा है, अपने से पूछो के पी रहा है। अब मेरे मन में कंसेप्ट आया यार, अगर मुझे इस रिएक्शन का केपी लिखना होगा तो मुझे ऐसे लिखना होगा। कैसे? ये गिवन जो रिएक्शन है, अगर इसका हम केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों तो कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, सही बात है साहब, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब। सर 2 और 3 कहां से आया? अरे इसकी स्टोइचियोमेट्री 2 है, इसकी स्टोइचियोमेट्री 3 है, सर इसकी स्टोइचियोमेट्री अरे 1 है। सर 1 कहां लिखा था? कुछ नहीं लिखा होता, वही 1 होता है, ठीक। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है यार, कुछ भी करके, कुछ भी दिमाग लगा के अपन अमोनिया का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर पता कर ले। अब मेरे दिमाग में एक ही कंसेप्ट है कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर, बट द प्रॉब्लम इज द गिवन डाटा इज मोल। सो व्हाट वी हैव टू डू? अरे तुरंत अपने को डेल्टा लॉ याद आया। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर का फॉर्मूला अपन ने लगाया। अपने को कहां का पार्शियल प्रेशर चाहिए? इक्विलिब्रियम का। अपने को कहां का टोटल प्रेशर दिया है? इक्विलिब्रियम का। अपने को कहां का मोल फ्रैक्शन चाहिए? इक्विलिब्रियम का। सारी कहानी इक्विलिब्रियम की। कहां का पार्शियल प्रेशर? इक्विलिब्रियम का। कहां का मोल फ्रैक्शन? इक्विलिब्रियम का। कहां का टोटल प्रेशर? इक्विलिब्रियम का। टोटल प्रेशर दिया है? दिया है। मोल फ्रैक्शन दिया है? नहीं, निकालना पड़ेगा। बच्चों सुनिएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं सभी गैसेस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं ताकि मैं पार्शियल प्रेशर निकाल पाऊं। ठीक है साहब? अरे मोल फ्रैक्शन, जब कभी पूछे फ्रैक्शन, जिसका पूछा उसका अपॉन टोटल, पूछा है मोल फ्रैक्शन तो जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल, जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल। बोलो टोटल कितने मोल? सर 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, 2 1 3 2 5, 5 क्या है? टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं सबसे पहले N2 का, जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल, जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल, जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल। अरे समझे क्या? हमने सबसे पहले मोल फ्रैक्शन लिख लिया क्योंकि हमारा इंटेंशन है पार्शियल प्रेशर पता करने का। चलो पार्शियल प्रेशर पता करते हैं। तो एक बार N2 का पता करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। कितना मोल फ्रैक्शन है? 2/5। कितना टोटल प्रेशर है? 10। अरे सॉल्व करोगे कितना आएगा? 5 2 10, 2 2 4 ATM। इसी प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, बच्चों बोलो कितना? 1/5 इंटू 10, बोलो कितना? हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर जल्दी से बताएंगे। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आया? हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आया? हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आया? सर 2 ATM। बताओ अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना आया? जल्दी बोलो। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 2/5 इंटू 10, 2/5 इंटू 10 कितना आया? तो क्या बात है, शाबाश, छा गए आप लोग यार, सबसे आंसर दे रहे हो। अब करना क्या था? वैल्यू ही तो पुट करना था। तो Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 4 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना है बच्चों? 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 2 का क्यूब। अरे सॉल्व करोगे आंसर बताओगे। पूरी क्लास का आंसर चाहिए यार, पूरी क्लास का आंसर चाहिए बेटा। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज 0.5। 0.5 अभी अधूरा आंसर है भैया। 0.5 सर अधूरा है। हाँ, पूरा आंसर क्या? सुनो 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 सुनो, ये पार्शियल प्रेशर है ना, प्रेशर है ना यार, और प्रेशर की यूनिट क्या है? एटीएम है ना यार। तो ऊपर क्या? एटीएम स्क्वायर, नीचे क्या? एटीएम इंटू एटीएम क्यूब। सर क्यूब कहां से आया? अरे पावर चाहिए ना। तो एटीएम 3 1 कितना हो गया? 4 ऊपर जाएगा, -4 तो 2 -2 0.5 एटीएम -2, 0.5 एटीएम -2, 0.5 एटीएम -2, 0.5 एटीएम -2। सर यार मतलब अगर अपने को देगा और केपी निकालना होगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? जी हाँ, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। सर कोई तरीका नहीं है क्या छोटा? हाँ है, बताया जाएगा। बट ये काम भी आएगा, ये काम भी आएगा और बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो अपने भी करना भी है क्या? मोल दिया होगा, उससे मोल फ्रैक्शन लिखना होगा, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल प्रेशर से केपी। क्लियर? क्लियर है साहब? द करेक्ट आंसर इज 0.5 एटीएम -2। ठीक। अब वही बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर तो बड़ा लंबा तरीका, सर कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सर कोई छोटा तरीका बताओ ना सर। छोटा तरीका भी है पर उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ये भी आपको आना चाहिए, वो भी आपको आना चाहिए। जो छोटा तरीका है वो समझाने के लिए मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं, दैट इज रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी मतलब क्या केपी और केसी में कोई रिलेशन है? मतलब सवाल में अगर हमें केसी पता है तो क्या उससे केपी निकाल सकते हैं? मतलब क्या केपी
दिया है तो कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बच्चों आपका ध्यान चाहिए, मैं जो शुरू के 3 मिनट बातें करूंगा वो बिल्कुल बेसिक है, पर उसके बाद जो बातें करूंगा आप में से 99% बच्चों को नहीं आती होंगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है और मैं बातें करूंगा जो आप गलती करते हैं। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, राइट। केसी और केपी के बीच में क्या रिलेशन है, तो स्वाभाविक सी बात है, चलो एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं। मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, पर एक बार आपको यहाँ पे समझा देता हूं और जो रिजल्ट है मैं वो याद रखना है, ठीक है। तो अपने सामने ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, ये गैसियस है। आपको एक मजे की बात बताऊं क्या, मैं सुनना चाहोगे? हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इक्विलिब्रियम, नहीं गलत गलत, हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम, गलत गलत गलत, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे सिलेबस में 99.9% जो रिएक्शन है वो सारी की सारी गैसियस। तो जब भी आपको आगे कुछ कंसेप्ट में डाउट आएगा ना, तो आपके मन में एक सवाल आएगा और उसका जवाब है अरे हम लोग गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, उसका जवाब मिल जाएगा। हम दुनिया की सभी, देखो एक तो दुनिया की सभी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं, अब जो रिवर्सिबल है उसमें भी हम केवल गैसियस की बातें कर रहे हैं। हमारा जो सिलेबस है ना वो गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड, राइट। आपके सामने ये जो मैंने हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिखी है, रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन का अपन केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान है। केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्री, केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की पावर स्टोइकियोमेट्री लिख लेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड in the expression of Kc and Kp. This all of you can do. What I am interested is what is the relation between Kc and Kp. अपने को Kc और Kp के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मन में आया यार, ये तो अपन गैसियस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बोले सही बात है, बोले गैसियस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं इन सभी गैसेस को आइडियल गैस मान लेते हैं, और अगर कोई गैस आइडियल है तो उसके लिए पीवी बराबर एनआरटी ट्रू होता है। बोलो हाँ या ना, सही बात है सर। सर हमने आइडियल माना, बिल्कुल माना। अगर आप आइडियल नहीं मानोगे तो सॉल्व करना इम्पॉसिबल होगा। हमने इन सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट ये जो गैसेस हैं उनको आइडियल मान लिया, पीवी बराबर एनआरटी कह दिया। अब पी बराबर एनआरटी है तो अपन ये भी तो कह सकते हैं P इक्वल टू एन बाई वी आर टी। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्टिव मास बताया था, मैंने कहा एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है एन बाई वी, का मतलब है मोलैरिटी। अरे ये जो एन बाई वी है ये एक्टिव मास ही तो है, ऐसा नहीं लग रहा ये लिखा है P बराबर एक्टिव मास मतलब C इंटू आर इंटू टी। हाँ सर, इसको समझो, किसी भी सवाल में अगर प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन की बात करें ना, ये इक्वेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, मतलब बच्चा कई बार सोचता सर निकालें कैसे, अरे ये है आपके पास रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन देके प्रेशर, प्रेशर देके कंसंट्रेशन जब कभी पूछा जाएगा तो P बराबर CRT का रिलेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। बट फिलहाल मैं इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके KP और KC के मध्य रिलेशन निकाल रहा हूं। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, N1 N2 M1 M2, N1 N2 M1 M2, गैस 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 गैस, क्लियर क्लियर साहब, ठीक है। अब हुआ क्या, अपन ने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ, भाई अपने को रिलेशन मिल गया P बराबर CRT मिल गया। अब P बराबर CRT है तो A का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो A का कंसंट्रेशन इनटू RT। सारी बातें इक्विलिब्रियम की है, ये इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर है, ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम का पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सारी कहानी इक्विलिब्रियम पर। अपने पास प्रेशर आ गया, अब करना क्या था, हमने जो केपी का एक्सप्रेशन कुछ देर पहले लिखा था, कैसे लिखा था बच्चों, केपी का जो एक्सप्रेशन था वो कुछ ऐसा लिखा था, केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर n1, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर n2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर m1, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर n2। हमने इसमें सभी में ये कंसंट्रेशन वाला एक्सप्रेशन रख दिया, तो सी की पावर n1 RT RT करोगे तो आपके सामने जो एक्सप्रेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है, कैसा, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर n1 इंटू डी की पावर n2 अपन ए की पावर m1 बी की पावर n2। ये सारा डेरिवेशन मैं आपके सामने कर भी सकता था, बट मैंने नहीं किया क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ऐसे ऐसे आया। अपने को याद कर रखने में काम की बात पे आ रहा हूं। अपने सामने एक्सप्रेशन आ चुका है केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस n2, ठीक है। बच्चा मुझसे पूछता है सर ये केपी क्या है, मैंने कहा बेटा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पी है। बच्चा फिर मुझसे पूछता है कि सर यार, बच्चा फिर मुझसे पूछता है सर केसी क्या है, मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। फिर बच्चा मुझसे पूछता है सर ये आर क्या है, तो एक बार आर पे बात कर ले। ये जो आर है ना बेटा, ये आर है गैस कांस्टेंट। क्या है आर, आप सबको दिख रहा है ना इधर, ये आर है गैस कांस्टेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे वो बातें आने वाली हैं जहां गलती करते हैं।
ये जो R है वो है गैस कांस्टेंट, राइट? जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसी R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसी R की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। राइट बेटा, राइट? तो आप इस चीज को समझो, जब आप कभी R की वैल्यू पुट करोगे तो आपको दिमाग में रखना है आप R की कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हो। अगर आपने R की पहली वैल्यू पुट की तो पहली वैल्यू की यूनिट क्या है? लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसको समझो, मतलब जो वॉल्यूम होगा वो आपको लीटर में ही रखना होगा, या ऐसा समझो कि जब वॉल्यूम लीटर में दिया होगा तो R की ये वाली वैल्यू जाएगी। आपको जो प्रेशर लिखना होगा वो किस में लिखना होगा? एटीएम में। या उल्टा सोचो कि जब कभी प्रेशर एटीएम में दिया होगा तभी R की वैल्यू दी जाएगी। मतलब अगर प्रेशर की कोई एंड दैट यूनिट दी है तो उसे पहले एटीएम में कन्वर्ट करोगे तभी R की वैल्यू पुट करोगे। क्लियर? हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज्ड यूनिट है, मोस्ट कॉमन यूज्ड यूनिट, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। बट जब आप इस यूनिट का इस्तेमाल करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए, जो प्रेशर है वो एटीएम में होना चाहिए और जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए। क्लियर? मतलब ये जो R है ये गैस कांस्टेंट है, उसकी ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। सबसे ज्यादा हम इसका यूज करेंगे, पर जब इसका यूज करेंगे तो दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम उस समय लीटर में होना चाहिए, प्रेशर एटीएम में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। क्लियर? क्लियर साहब, ये हो गई बात R की। तो आप समझ गए यहाँ पे जो हम टेम्परेचर पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे? केल्विन में, राइट? अब सर ये N1 N2 M1 M2 क्या है? ये जो N1 N2 M1 M2 है ये है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है ये? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बहुत ध्यान से सुनना, ये N1 N2 M1 M2 मोल्स नहीं है, ये M1 M2 N1 N2 मोल्स नहीं है, ये स्टोइशियोमेट्रिक है। मतलब मोल कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूं N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3। ठीक है बेटा, मैं कह सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पर N2 के मोल है 2, H2 के मोल है 5, अमोनिया के मोल है 7। ये उसके मोल है, लेकिन इसकी जो स्टोइशियोमेट्री है वो क्या है? 1। इसकी जो स्टोइशियोमेट्री क्या है? वो 3। इसकी जो स्टोइशियोमेट्री वो क्या है? 2। गौर करिएगा, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बट ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम है। ओके, N1 N2 M1 M2 मोल्स नहीं है। गलती से भी कंफ्यूज मत होना, सवाल कंफ्यूजन करता है और आप मुझसे डाउट पूछते हैं, मैं उस समय यही कहूंगा बेटा मैंने कहा था कि N1 N2 M1 M2 मोल्स नहीं है, ये स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है ये? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो जो N1 N2 और M1 M2 का माइनस आया, अपन इसका नाम रख दिया डेल्टा Ng। ये जो G रखा है ना, इसका मतलब है गैस। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग जब केसी और केपी में रिलेशन पता कर रहे थे तो हम जो ये प्रेशर लिख रहे थे, प्रेशर, ये प्रेशर किसके लिए लिखेंगे? सॉलिड के लिए लिखेंगे कि गैस के लिए लिखेंगे? सर गैस के लिए। मतलब जाने अनजाने में हम जो सारी बातें कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? गैसेस की। जाने अनजाने में जो केपी और केसी का रिलेशन निकाल रहे हैं वो किसके निकाल रहे हैं? गैसेस के लिए। दिमाग में ये चीज क्रिस्टल क्लियर रखना कि जो मैंने केसी केपी का एक्सप्रेशन लिखा है ये गैसियस रिएक्शन के लिए लिखा है। या ऐसे सोचो कि हमने जो केपी बराबर केसी लिखा उसमें जो ये नंबर आया इसका नाम डेल्टा एनजी है। क्या नाम है? डेल्टा एनजी। ये जो डेल्टा एनजी है ये गैसियस रिएक्शंस के लिए हमने जो डेरिवेशन किया है, हमारा जो सिलेबस है वो गैसियस रिएक्शंस का है। तो हमने जो गैसियस रिएक्शन का डेरिवेशन किया उसमें जो डेल्टा एनजी है ये है सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। केवल स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मतलब है, मोल से मतलब नहीं है। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये जो वैल्यू होती है इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा एनजी। तो अपने सामने केपी और केसी का एक रिलेशन आ चुका है, केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। मैं एक बार सभी बच्चों से पूछ लेता हूं, मैं समझ जाऊं कि सबको डेल्टा एनजी निकालना आया नहीं आया, तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। पहले बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, आप सबके सामने आपको डेल्टा एनजी बताना है। क्या बताना है? डेल्टा एनजी। बताओगे क्या? चलो, आपके सामने रिएक्शन लिखी है H2 गैस प्लस I2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैस। बताओ इसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी? जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी फॉर द गिवन रिएक्शन? सबसे बन गया। इसके डेल्टा एनजी है वो कितना है? 0, राइट? एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक और सवाल। रिएक्शन है N2 plus 3H2 is in equilibrium with 2NH3।
बताओ इसके डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी? सबसे बढ़ गया सर, सो सिंपल, डेल्टा एन जी बराबर गैसियस प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्री मतलब 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्री मतलब 3 + 1 4 2 - 4 सर -2। समझ गए क्या यार? एक और सवाल आपसे पूछ लूं मैं आखिरी। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 और इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, राइट? आपसे मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन? मैंने आपको फिजिकल स्टेट भी बता दिया, हालांकि बताना नहीं चाहिए, आप इतने समझदार हैं, आप सब 12वीं पास हैं यार, अपनी ताकत क्या है आपको पता है, फिजिकल स्टेट क्या है, फिर मैंने बता दिया। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, CO2 गैस। आपसे डेल्टा एनजी पूछा है, लिसन केयरफुली, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट कौन है? CO2 गैस, मतलब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब 1, क्लियर? माइनस माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अरे कौन सा रिएक्टेंट गैसियस है भाई? तो कोई नहीं, तो 0, तो डेल्टा एनजी कितनी? 1। हम लोग जाने अनजाने में जो कुछ पढ़ रहे हैं, सारा डेरिवेशन कर रहे हैं, वो गैसियस रिएक्शन का ही कर रहे हैं। बच्चों आप सबके सामने एक रिलेशन आ चुका है, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर, बच्चों हाथ खड़े करके बोलेंगे, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो बच्चे ने मुझसे कहा, काम की बात आने वाली है, बच्चों ने मुझसे कहा कि सर यार ये जो फॉर्मूला आया, हमने अगर इसी फॉर्मूले से सवाल किया होता तो कैसे किया होता? मैंने कहा शायद ऐसे किया होता। कैसे? अपने को मोल दे रखा है, हाँ सर, हमें केपी निकालना है, हाँ सर, केपी बराबर केसी इंटू आरटी पावर डेल्टा एनजी, हाँ सर। अरे काश टेम्परेचर दिया होता तो मजा आ जाता। सवाल में टेम्परेचर नहीं दिया है, सवाल में टेम्परेचर नहीं दिया है, ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है कि आप इसे इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। सर तो फिर ये फॉर्मूला क्यों बताया आपने? बताया ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, दोनों तरीके आने चाहिए। मतलब हम मोल फ्रैक्शन वाले तरीके से भी सवाल को करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन वाले तरीके से भी सवाल को करेंगे, और जब मौका मिलेगा तो चौका भी लगाएंगे, इस शॉर्ट ट्रिक से हम आंसर बताएंगे। हेलो हेलो, हाँ सर ठीक है करेंगे। अभी मैं सवाल कराऊंगा आपसे। तो अपने सामने फॉर्मूला आ चुका, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। अब आने वाला है वो कंसेप्ट दैट इज TNT, जहां बच्चे 100% गलती करते हैं, 99 करते हैं। चलो ये क्या कंसेप्ट है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। आपका ध्यान चाहिए बच्चों, पूछ लो क्या? हाँ सर पूछो। N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, ठीक है? अरे सुन रहे हो ना? N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। तीनों गैसेस का T बराबर T इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर दे रखा है। इसका है 100 mmHg, इसका है 300 mmHg, इसका है 200 mmHg, राइट? 100 mmHg, 300 mmHg, 200 mmHg। आपको मुझे केसी बताना है इन टर्म्स ऑफ RT। आपको मुझे केसी बताना है इन टर्म्स ऑफ, चलो टेम्परेचर भी दे दूं क्या? आपको मुझे केसी बताना है, आपको मुझे केसी बताना है, और सवाल में टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अरे डेल्टा एनजे नहीं पूछा लाला, केसी पूछा है बेटा, केसी पूछा है। नहीं कर सकते कुमार गौरव, नहीं कर सकते। मैंने बार बार बोला कुछ बच्चों को स्ट्राइक हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं। जरा सुनिएगा ध्यान से, आप सब इस सवाल को कैसे करते हैं, मुझे आपका ध्यान चाहिए। जिन्होंने अटेम्प्ट किया अच्छी बात है, जिन्होंने का ध्यान चाहिए। आप सब ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहले आप सब निकालते हैं यहां से केपी। सर केपी बराबर 200 का स्क्वायर अपॉन 300 का क्यूब इंटू 100। सॉल्व करते हैं, केपी आ जाता है। फिर आप केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी करते हैं, डेल्टा एनजी पुट करके केसी निकालने की कोशिश करते हैं। बच्चे तरीका गलत है। सर क्यों गलत है? क्यों गलत है? अरे भैया आप जो यहाँ आर की वैल्यू रखोगे, सुनो सुनो सुनो, आप जो यहाँ आर की वैल्यू रखोगे,
ये आर की वैल्यू रखते हो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर केल्विन में तो रखा, बाकी सब बढ़िया रखा। अरे बेटा ये प्रेशर को आपने क्यों एमएमएचजी में रखा? दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट रिपीट। और मैं सही बताऊं, ऐसा सवाल अपने एग्जाम में देते हैं, पक्का देते हैं। और बच्चा क्या करता है, पहला ऑप्शन उसका गलत होता है, पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाता है। यू हैव टू बी केयरफुल। तो मैंने इसी गलती को टीएनटी पॉइंट के रूप में लिखा है, बी केयरफुल विद यूनिट ऑफ केपी। आपको याद रखना है कि आपको जो प्रेशर देगा, ठीक है, वो कभी एमएमएचजी में देगा, वो कभी बार में देगा, वो कभी किसी दूसरी यूनिट में देगा, आपको किसी भी यूनिट में देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एटीएम। आपको प्रेशर एटीएम में कन्वर्ट करना होगा और तभी सॉल्व करना होगा, राइट? ओके, सो बी केयरफुल विद यूनिट कि अगर कभी प्रेशर किसी दूसरी यूनिट में देगा तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एटीएम एंड देन ओनली यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज Kp इक्वल टू Kc इनटू RT की पावर डेल्टा Ng। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, सर आपने कहा एमएमएचजी को एटीएम में कन्वर्ट करना होगा, सर ये भी बता दो प्रेशर में क्या रिलेशन होता है। ऑलराइट, चलिए आपको बता देता हूं मैं प्रेशर में क्या रिलेशन होता है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूं, जिनको नहीं याद है उनको, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। एक एटीएम लगभग एक बार की होता है, 1 एटीएम बराबर 760 एमएमएचजी होता है। आज के बाद दोबारा नहीं बताऊंगा, किसी चैप्टर में याद होना चाहिए आज से। 1 एटीएम बराबर 760 एमएमएचजी होता है, यही लगभग 760 टॉर भी होता है। कभी कभी प्रेशर टॉर में दिया होता है, तब भी आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है क्या? एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल 10.5 पास्कल होता है। तो प्रेशर किसी भी यूनिट में दे, अपने को सारा कन्वर्ट करना आना चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है साहब। मैंने कहा बच्चा यहां सबसे बड़ी गलती करता है जब वो प्रेशर को जल्दबाजी में कन्वर्ट। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या मेरी? अभी आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है क्या बेटा? ऑलराइट, वीडियो भी क्लियर है? ठीक है, ठीक। वो बीच में कहीं नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी। ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन क्लियर? फाइन फाइन फाइन, ठीक है। फिर से बैक टू ट्रैक। ऑलराइट, ठीक है। तो यहां मैंने आपको बताया ऐसा, बच्चों आपका फिर से ध्यान चाहिए। यार अभी मैंने कुछ देर पहले आपके सामने एक इक्वेशन लिखी थी, वो कैसी थी? केपी वाली बोल पाओगे क्या? बोलो जरा बच्चों, मैंने अभी कुछ देर पहले इक्वेशन लिखी थी, बोलो जरा। केपी बराबर, आवाज नहीं आ रही है, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। बोलो हाँ या ना। चलो ऐसा करते हैं, कुछ खेल खेलते हैं। खेले क्या सर? खेलते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। सर ये वाला खेल मत खेलो, अरे खेलते हैं यार। दोनों तरफ लॉग ले ले क्या? सर ले लो। तो लॉग केपी बराबर लॉग केसी प्लस लॉग आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ऐसा लिख दो, चलेगा क्या? सर ये कैसे लिख दिया आपने? बच्चों बचपन की बातें याद करो, बचपन की बातें याद करो। आपने ऐसा पढ़ा होगा, लॉग इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी। कुछ याद आया? हमने जब इन दोनों में लॉग लगाया, ये है ए, ये है बी, तो लॉग ए इंटू लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग के सी प्लस लॉग आर टी पावर डेल्टा एनजी। अरे चलेगा, चलेगा साहब। अरे फिर से भूली बिसरी यादें बच्चों, आपने ऐसा पढ़ा होगा, लॉग ए की पावर एम बराबर एम लॉग ए। बोलो याद आया? अरे याद आया? हाँ सर ये भी तो पढ़ा था। तो आप इसे ऐसा लिख दो, चलेगा क्या? लॉग केपी बराबर लॉग के सी प्लस डेल्टा एनजी लॉग आरटी। बोलो चलेगा? कोई दिक्कत है क्या? बोलो चलेगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नेटवर्क जा रहा है क्या बेटा? आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। ऑलराइट, लॉग केपी इक्वल टू लॉग केसी प्लस डेल्टा एनजी लॉग आरटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसा करते हैं, लॉग केसी किधर ले आते हैं सर। तो क्या हो जाएगा? लॉग केपी माइनस लॉग केसी बराबर डेल्टा एनजी लॉग आरटी। चलेगा सर? चलेगा। फिर से भूली बिसरी यादें, आपने ऐसा पढ़ा होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बाई बी। बोलो याद आया? सर याद आया। तो इसे पर ऐसा लिख दें क्या? लॉग केपी बाई के सी
डेल्टा एनजी को बजाय ले आते हैं माइनस डेल्टा एनजी लॉग आर टी बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। सर ये क्या है? ये भी यही वाला फॉर्मूला है, रूप बदल के आ गया। सर हमें ये याद है, आपने ये क्यों बताया? क्योंकि सवाल इसमें भी आता है, सवाल इसमें भी आता है। जब इसमें आता है आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर पाता है, इसलिए हमने बताया बेटा log kp by kc माइनस डेल्टा एन जी लॉग आर टी बराबर 0। क्लियर? तो आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको ये भी याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? अच्छा एक सवाल और पूछ लूं क्या? फिर से भूली बिसरी यादें। अरे भूली बिसरी यादें, आपने ऐसा पढ़ा होगा log 1/a बराबर माइनस log a। बोलो याद आया? log 1/a बराबर माइनस log a। बोलो याद आया? log 1/a बराबर माइनस log a। बोलो याद आया? याद आया यो। log 1/a बराबर माइनस log a, याद आया? तो उल्टा भी तो सोचो, माइनस log a बराबर log 1/a। कोई दिक्कत आया? उल्टा भी तो सोचो, माइनस log a बराबर log 1/a। कोई दिक्कत आया? अरे नहीं। तो सुनो ना, ये जो माइनस साइन है, देखो देखो देखो, ये माइनस लॉग आरटी नहीं लिखा है? हाँ सर लिखा तो है। अरे तो इसको अपन ऐसा कर दें, लॉग केपी बाई के सी प्लस डेल्टा एन जी माइनस लॉग आरटी को लिख देता हूं मैं लॉग 1/RT बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं। अरे ये क्या है भैया? ये भी वही वाली इक्वेशन है, ये भी वही वाली इक्वेशन है। ये भी आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है। सवाल कभी इसमें तो कभी इसमें तो कभी इसमें आता है, मैं सवाल कराऊंगा। एक याद होने से बाकी दोनों भी याद होने चाहिए। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो मैंने जो इक्वेशन है log kp वाली आपको बताई। मेन इक्वेशन है kp इक्वल टू kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। kp इक्वल टू kc इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। क्लियर? क्लियर। अब हुआ क्या, एक बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा था, उसने मुझसे पूछा सर यार Kp बराबर Kc इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए। मैंने कहा सही है, मतलब उसमें गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है। मैंने कहा सही है। तो उसके मन में आया सर जो डेल्टा एन जी है ये कभी कभी पॉजिटिव होता है, जैसे भी आपसे सवाल ही पूछ रहा था कुछ देर पहले, याद है ना? डेल्टा एन जी कभी जीरो होता है, यस और नो? डेल्टा एन जी कभी जीरो होता है, डेल्टा एन जी कभी नेगेटिव होता है, डेल्टा एन जी कभी पॉजिटिव होता है। तो उसके मन में डाउट ही आया कि सर यार डेल्टा एन जी की अलग अलग वैल्यू है, तो अपन ऐसा भी तो कह सकते हैं कि जो रिएक्शंस हैं उनमें जो केपी और केसी है वो अलग अलग होगा। कभी केपी बड़ा होगा, कभी केसी बड़ा होगा, तो कभी दोनों इक्वल होंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। मतलब अपन ऐसा समझ सकते हैं कि डेल्टा एनजी की बेसिस पे तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। एक, जब डेल्टा एनजी जीरो होगा। दूसरा, जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा। तीसरा, जब डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा। जब डेल्टा एनजी जीरो होगा तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी पावर 0। मतलब बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जब डेल्टा एनजी जीरो होगा तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एनजी, राइट? डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है? जीरो। मतलब अगर कभी डेल्टा एन जीरो है तो हम सब जानते हैं समथिंग की पावर जीरो कितना होता है? 1, राइट? तो जब अपन ने आरटी की पावर जीरो कर दिया तो आरटी की पावर जीरो कितना हो गया? 1। मतलब केपी केसी के बराबर हो गया। मतलब अगर कभी किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो है तो केपी केसी दोनों की वैल्यू इक्वल है। केपी केसी दोनों की वैल्यू इक्वल है, राइट? ऐसा हो सकता है कि सवाल दिया हो आपको, बोले इसका केसी दिया है, केपी निकालो। अब आप तुरंत फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने लगे। बेटा पहले रिएक्शन को देखो यार ध्यान से, तो ध्यान से उसे देखो, क्या पता उसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो हो। और अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो है तो केपी बराबर केसी है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब है हमेशा आंखें खुली रखें। दूसरा है H2 प्लस I2 से बना 2HI। इन द सेम केस, इस केस में भी डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? जीरो। मतलब केपी केसी इक्वल होगा। लेकिन मान लो कभी ऐसा होता है तो डेल्टा एनजी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, राइट? तो अपने को फॉर्मूला पता है केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एनजी। अब डेल्टा एनजी पॉजिटिव वैल्यू मतलब कोई नंबर मान लो 1 है ना? जो 1 है मान लो फिलहाल, तो आप इसमें क्या कहोगे? सर अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये लिखा है केपी बराबर केसी इंटू आर टी। मतलब कुछ ऐसा लिखा है 10 बराबर 2 इंटू 5, कोई नंबर है ना यार? तो आप देख सकते हो कि जो 10 है वो 2 से बड़ा है, मतलब जो केपी है वो केसी से बड़ा है। अगर कभी डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तो जो केपी है उसकी वैल्यू केसी से बड़ी। क्लियर? इन द सेम वे अगर कभी डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो केपी केसी से छोटा है। मतलब आप किसी गिवन रिएक्शन के बारे में डेल्टा एनजी की मदद से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कब केपी बड़ा होगा, कि कब केसी बड़ा होगा, कब दोनों इक्वल होगा। क्लियर यहां तक? दिक्कत बच्चों को यहां तक नहीं आती, बहुत आसान है। अरे केपी केसी के बीच में रिलेशन है, डेल्टा एनजी जीरो होगा तो कभी पॉजिटिव होगा तो कभी नेगेटिव होगा। मैंने बच्चे से एक सवाल पूछा, आप सबसे पूछता हूं, बेटा बताओ आखिर ऐसे कितने केस हैं, आखिर ऐसे कितने केस हैं
जब केपी केसी के बराबर होगा। आखिर ऐसे कितने केस हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब केपी केसी के बराबर होगा? ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं जब केपी केसी के बराबर होगा? ऐसे कितने केस पॉसिबल हैं जब केपी केसी के बराबर होगा? चलो मुझे पहला केस बताओ, वो पहली कौन सी कंडीशन है जब केपी केसी के बराबर होगा? एक बच्चे मुझे तुरंत तेजी से, अभी तो आपने बताया था, अगर कभी किसी रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 होगी तो उसके लिए सर केपी और केसी दोनों बराबर होंगे। उसके लिए सर केपी और केसी दोनों बराबर होंगे। जी हाँ, ये पहला तरीका मुझे बच्चा तुरंत बता देता है। मेरा फिर से उस बच्चे सवाल है, क्या कोई दूसरा केस भी है? क्या कोई दूसरा केस भी है जब केपी केसी के बराबर होगा? क्या कोई दूसरा केस भी है जब केपी केसी के बराबर होगा? तो जो बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो उन्होंने सोचा सर हो सकता है। मैंने कहा कैसे? सर अपने को जो फॉर्मूला याद है, वो फॉर्मूला याद है केपी बराबर, बच्चों सुनिएगा, केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजीएस और नो। हाँ सर। अब जो आरटी है, सुनना, जो डेल्टा एनजी है, ये कभी 0 होगा, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव होगा। हम बात कर रहे हैं केपी केसी कब इक्वल होगा, तो एक तो 0 हो जाए। जब ये 0 ना हो, अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर 1 हो जाए, अगर आरटी 1 हो जाए, तो आरटी 1 कब होगा? आरटी 1 तब होगा जब टेम्परेचर 1/r होगा। अरे अगर आरटी पूरा 1 हो गया तो 1 की पावर 0 रखो, 1 की पावर 2 रखो, 1 की पावर 5 रखो, 1 की पावर कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो 1 ही होना है ना, और अपने को इसे 1 ही करना है। जब ये 1 होगा तो केपी केसी के बराबर होगा। मतलब समझ में आ गया कि सर एक दूसरा केस भी है, और दूसरा केस ये है कि जब टेम्परेचर 1/r के बराबर होगा। मतलब अगर किसी सवाल में टेम्परेचर की वैल्यू 12.18 केल्विन है, अगर किसी सवाल में टेम्परेचर की वैल्यू 1/r मतलब 12.18 केल्विन है, तो समझ जाना इस सवाल में भी केपी केसी बराबर होगा। क्लियर? दो केस मुझे जनरली बच्चे बता देते हैं। सबसे पहला जब डेल्टा एनजी 0 होगा, और दूसरा केस सर जब टेम्परेचर 1/r होगा। अगर कभी किसी सवाल में टेम्परेचर 1/r होगा तो उसके लिए भी केपी और केसी इक्वल होगा। मेरा उस बच्चे से सवाल है, क्या कोई तीसरा केस भी पॉसिबल है? क्या कोई और केस पॉसिबल है जब केपी केसी के बराबर होगा? बहुत बढ़िया यार, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं देख रहा हूं आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जवाब दे दिया है, 2-3 ने जवाब दे दिया है कि सर ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा तब पॉसिबल है बेटा जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑल इन्वॉल्व, जितने भी इन्वॉल्व रिएक्टेंट हैं, ऑल इन्वॉल्व रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गैसियस। अगर किसी रिएक्शन में, सॉरी, आर सॉलिड और लिक्विड, सॉरी सॉरी सॉरी, all involved reactant and product are either solid or liquid, either solid or liquid। अगर किसी रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड्स के बीच में रिएक्शन होती है तो उसके लिए भी केपी और केसी इक्वल होगा। हम लोग जो केसेस पढ़ रहे हैं, हमारा जो केस है वो गैसियस रिएक्शंस का है। क्लियर? तो आपको याद रखना है ऐसे टोटल 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं जब केपी और केसी इक्वल होगा। ठीक है क्या? हेलो, ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। बच्चे को जैसे समझ में आता है तो उससे मैं सवाल पूछता हूं, देखता हूं आप में से कितने बच्चे इसका सही आंसर देंगे। मेरा सवाल है, बेटा अगर डेल्टा एनजी लिखा है, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, पहले आपसे पूछ रहा हूं मैं, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो क्या केपी केसी से बड़ा होगा? मेरा पहला सवाल। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, बच्चे सुन रहे हो ना, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो क्या केपी केसी से बड़ा होगा? अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो क्या केपी केसी से बड़ा होगा? बिल्कुल। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो केपी केसी से बड़ा होगा। फिर मेरा अगला सवाल है, अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो क्या केपी केसी से हमेशा बड़ा होगा? क्या केपी केसी से हमेशा बड़ा होगा? आपके लॉजिक तो यही कहते हैं, हाँ सर बड़ा तो होना चाहिए। अगर केपी, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है सर तो केपी केसी से बड़ा होना चाहिए। अरे आपके लॉजिक कह रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो सर? कैसे? आपने पढ़ा केपी बराबर केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, है ना? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, ए बराबर बी इंटू 5। मेरा सवाल सुनिएगा, बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, 5वीं 6वीं का सवाल।
a बराबर b इंटू 5। मैं आपसे पूछूं बताओ a बड़ा है कि b बड़ा है, क्या बोलोगे? मैं आपसे पूछूं बताओ a बड़ा है कि b बड़ा है, बोलो बेटा बताओ a बड़ा है कि b बड़ा है। आप सब ने कहा सर a b से बड़ा है। आपने मुझसे नहीं पूछा सर क्या पता, सर क्या पता, क्या पता ये जो b है, ये जो b है उसकी वैल्यू निगेटिव हो। सर क्या पता जो ये b है उसकी वैल्यू निगेटिव हो। तो हमें केस बनाने पड़ेंगे। जब हम ये जाने अनजाने में कह रहे हैं a बराबर b इंटू 5 तो a b से बड़ा, ये हम तब कह रहे हैं हमने उसे पॉजिटिव मान लिया, हमने उसे पॉजिटिव मान लिया। ये कुछ ऐसा है कि जब मैंने आपसे पूछा कि जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो बताओ केपी बड़ा है कि केसी बड़ा है? तो आपने कहा सर जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो केपी केसी से बड़ा है। जाने अनजाने में आपने ये बात को सत्य मान लिया कि आरटी हमेशा जीरो से बड़ा है। ऐसा भी तो केस हो सकता है ना यार जब आरटी जीरो से बड़ा ना हो। ऐसा भी तो केस हो सकता है ना यार जब आरटी जीरो से छोटा हो। अगर आरटी जीरो से छोटा है तो आपने जो केस पढ़े वो सारे केस उल्टे पड़ जाएंगे। मतलब आपने पढ़ा कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है अगर, तो आपने पढ़ा केपी केसी से बड़ा है, बोलो हाँ या ना। पर अगर आरटी लेस देन जीरो है तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होने पे केपी केसी उल्टा हो जाएगा। आपने पढ़ा कि डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो जो केपी है वो केसी से छोटा है। हेलो, ऐसा आपने पढ़ा, कुछ देर पहले बता रहा था ना मैं। ऐसा आपने पढ़ा कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो केपी केसी से बड़ा, डेल्टा एन जी नेगेटिव केपी केसी से छोटा। तो बेटा ये सारी बातें तब तक सच थी, ये तब तक सच थी जब तक आरटी ग्रेटर देन जीरो था। अगर कभी आरटी लेस देन जीरो होता है तो आपने जो पढ़ा वो उल्टा हो जाएगा। मतलब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो तो आपने पढ़ा केपी केसी से बड़ा होता है तो छोटा हो जाएगा। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो तो आपने पढ़ा केपी केसी से छोटा होता है तो बेटा बड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपसे सवाल पूछता है ऑलवेज तो ध्यान रखना है ऑलवेज में कंडीशन। बेटा क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल सवाल जैसा है, आपको याद रखना है यहाँ पे केपी और केसी की क्या क्या रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो जो जो गलतियां आप करते हैं उन्हें मैंने टीएनटी पॉइंट के रूप में रखा, इसे आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर ये जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, आपका ध्यान चाहिए फिर से। मैंने कहा कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा वो इक्विलिब्रियम पर ही लिखा जाएगा हमारे द्वारा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सवाल कितना भी कंफ्यूज करे, कितना भी घुमाए, याद रखना अगर रिएक्शन को फिक्स कर दिया तो केवल टेम्परेचर ही फैक्टर है जिससे के बदलेगा। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कभी केसी कभी केपी के फॉर्म में लिखा जाता है। हमारे सिलेबस में ज्यादा वही है। केसी और केपी के बीच में आपस में रिलेशन होता है केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी पावर डेल्टा एनजी। उसका हमने लॉग वाला फॉर्म भी देखा। केपी केसी भी क्या बारीकियां है हमने उस पर समझा। ठीक, फिर मन में सवाल आया सर हमने आखिर इसको क्यों बनाया, क्यों हमने के को इजाद किया। के को इजाद करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हम किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट को बता सकते हैं। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। मेरा सवाल ये है कि मान लो एक नंबर है a बाई बी। क्या है नंबर है बेटा? a बाई बी। अगर a बाई बी को मुझे बड़ा करना है, अगर a बाई बी को बड़ा होना है तो a को बड़ा होना पड़ेगा और b को छोटा होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। अगर a बाई बी को बड़ा करना है तो a को बड़ा होना पड़ेगा, b को छोटा होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, उसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं अगर a बाई बी छोटा है, अगर a बाई बी छोटा है सर मतलब a को छोटा होना पड़ेगा, b को बड़ा होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। इसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में बातें कर सकते हैं। इन द सेम वे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है A इज इन इक्विलिब्रियम विद B। ठीक है, सिंपल से ले रहे हैं ताकि आप फील कर पाओ। अगर मैं इसका K लिखूंगा, चाहे KC लिखूं चाहे KP लिखूं, अगर मैं इसका K लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ B, बोलो हाँ या ना, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, बोलो हाँ या ना। हाँ, सब सही बात है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है तो लिखूंगा मैं कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर मुझे Kp लिखना है तो क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A। बेटा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर मुझे K को बढ़ाना है, आपसे पूछ रहा हूं, अगर मुझे K को बढ़ाना है तो बताओ B को बड़ा होना पड़ेगा कि छोटा होना पड़ेगा? सर अगर K को बढ़ाना है तो B को तो बड़ा होना पड़ेगा। सर B को बड़ा होना पड़ेगा और A को छोटा होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। यार इसको फील करते हैं अपन। इसको जब आप फील करोगे तो इसका फील क्या कहता है कि अगर कभी किसी रिएक्शन की K की वैल्यू ज्यादा, अगर कभी किसी रिएक्शन की K की वैल्यू ज्यादा, थोड़ा हिंदी तो चलेगा ना, अगर कभी किसी रिएक्शन की K की वैल्यू ज्यादा तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है
जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ज्यादा, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ज्यादा, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ज्यादा। हेलो, फिर मैंने पूछा कि भाई अगर के की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा, प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट से ज्यादा तो मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट ज्यादा बन गया जितना रिएक्टेंट लिया था। तो क्यों बन गया सर? सिंपल सी बात है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई। तो भैया रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गई? सर दुनिया में हर चीज के होने के पीछे एक वजह होती है, बिना वजह के कुछ नहीं होता है, बिना वजह के कुछ नहीं होता है। अगर वो फॉरवर्ड में गई तो फॉरवर्ड में जाने की वजह है, और फॉरवर्ड जाने की वजह है उसका ज्यादा स्टेबल होना। मतलब जो बी बन रहा है वो ए से ज्यादा स्टेबल, जो बी बन रहा है वो ए से ज्यादा स्टेबल है, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। हेलो, अगर कभी के की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा, मतलब रिएक्शन गया फॉरवर्ड में, रिएक्शन गया फॉरवर्ड में क्योंकि जो फॉरवर्ड जाके बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ बी है बच्चों, जो स्टेबिलिटी ऑफ बी है वो ए से ज्यादा, वो ए से ज्यादा। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? पहले ये बताओ। जो स्टेबिलिटी ऑफ बी है वो ए से ज्यादा। हाँ साहब, अगर के ज्यादा तो प्रोडक्ट है ज्यादा, रिएक्शन गया आगे ज्यादा, आगे गया क्योंकि आगे जाके खुश है, आगे जाके खुश है, जो बन रहा वो स्टेबल है, मतलब बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा है। क्लियर? इसी प्रकार से हम उल्टा भी सोच सकते हैं। अगर कभी के कम, उल्टा भी सोच सकते हैं ना, चलो एक बार सोच ही लेते हैं। अगर कभी के कम मतलब जो प्रोडक्ट है वो कम, मतलब जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा, मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट कम, मतलब रिएक्शन नहीं गया आगे। या ऐसा बोलो या ऐसा बोलो कि सर रिएक्शन मतलब बैकवर्ड गया। रिएक्शन बैकवर्ड होना चाहेगा, क्यों होना चाहेगा? क्योंकि पीछे जाके खुश है। पीछे जाके क्यों खुश है? क्योंकि सर एक स्टेबिलिटी से ज्यादा है। दुनिया में हर चीज पीछे होने की वजह है, बिना वजह के कुछ नहीं होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर? इसी बात को जो मैंने आपको फील कराया ना, इसी बात को थोड़ा सा टेक्निकल रूप दे देते हैं साहब। मैंने कहा अगर कभी किसी रिएक्शन में, ये टेक्निकल रूप देने के पीछे वजह है एनसीईआरटी। ठीक, अगर कभी किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 मतलब 1000 भाई, अगर कभी किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा, मतलब जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ज्यादा डोमिनेट करेगा। वो तो हमने सर ऐसे ही मान लिया था, केसी बड़ा तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा। अब आप 1000 बोल रहे हो यार, 1000 का मतलब समझो ना यार, ये है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसमें केसी वैल्यू 1000 है मान लो। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है ना वो रिएक्टेंट का 1000 गुना है भाई। मतलब कितना ज्यादा प्रोडक्ट बन गया, कितना ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? तो अपन ने कहा कि अगर कभी केसी की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज्यादा, ये कहने का मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट डोमिनेट करेगा। ये कहने का मतलब है केसी बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब है जो रिएक्शन है वो नियरली कंप्लीट है। बच्चों आपको याद हो मैंने कहा था जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कभी खत्म नहीं होती। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जी हाँ आशीष कुमार, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो कभी खत्म नहीं होती। कभी खत्म नहीं होती। तो एक बच्चा कहता है कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिएक्टेंट 0.000000003 दिन तक, रिएक्टेंट 0.0000003 दिन तक भी होगा पर खत्म नहीं होगा। मतलब बहुत 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 कम रिएक्टेंट होगा पर खत्म नहीं होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की खासियत है। अगर कभी किसी रिएक्शन का के बहुत ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा, इसका मतलब जो रिएक्टेंट है ना वो बहुत छोटा सा बचा है, बहुत थोड़ा बचा है, और प्रोडक्ट उससे कई गुना ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट उससे कई गुना ज्यादा स्टेबल है। इन द सेम वे अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर -3, ये जो 10 की पावर 3 का अपने नंबर दिया ना एनसीईआरटी की वजह से दिया है। ठीक है, अगर कभी केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा, मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब रिएक्शन की जाने की टेंडेंसी बैकवर्ड। हेलो, जैसा भी समझाया था यार वही है, यहाँ पे एक नंबर दे दिया, यहाँ पे एक नंबर। कुछ देर पहले आपको मैंने सरल भाषा में समझाया, के ज्यादा के छोटा, यहाँ पे के ज्यादा को नंबर दे दिया 10 की पावर 3 से बड़ा, 10 की पावर 3 से छोटा। क्लियर? अगर कभी केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 से 3 के रेंज में है तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अप्रेसिएबल रेंज है। ठीक है क्या? दोनों का अप्रेसिएबल रेंज है। हर्षित बेटा एक बार फिर से सोचो, एक बार फिर से सोचो। ऑलराइट, ओके। इसी चीज को समझने के लिए अपन एक एक सवाल करते हैं। ठीक है, आप सबके सामने एक सवाल है, ये वाला सवाल कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
डिटरमाइन विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। आप सब मेरे साथ बेटा खेला नेक्स्ट क्लास में खेलेंगे, आज टाइम हो रहा है, खेला नेक्स्ट क्लास में खेलेंगे बेटा, है ना, अभी टाइम हो जाएगा, बस ये पॉइंट डिस्कस कर ले। नेक्स्ट क्लास में खूब सारे सवाल है, निश्चिंत रहो, बहुत सारे सवाल है, सवालों का खेला एक बार शुरू होगा तो थमने का नाम नहीं लेगा, इतने सवाल है इसमें। ठीक है, आपके सामने सवाल है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, आप सबका ध्यान चाहिए बेटा, एक बार मेरे साथ सोच लो। जो पहला वाला सवाल है इसमें लिखा है 2xo, दूसरा वाला सवाल है इसमें लिखा है 2xo2, राइट। पहले वाले सवाल में K1 की वैल्यू दी है 10 की पावर 20, पहले वाली रिएक्शन में K1 की वैल्यू है 10 की पावर 24 और दूसरी वाली रिएक्शन में K2 की वैल्यू है 2.5 10 की पावर 10। ये भी एक ऑक्साइड है, ये भी एक ऑक्साइड है उसी एलिमेंट का, दोनों ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन डिकम्पोजिशन होने का तरीका अलग है। मतलब एक का कांस्टेंट 10 की पावर 24 है, जितना ज्यादा के हम समझ जाएंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा, रिएक्टेंट उतना कम। इसको फील करो यार, पहली वाली रिएक्शन का जो K1 है उसकी वैल्यू 10 की पावर 24 है, मतलब इस रिएक्शन की टेंडेंसी है ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा, ना मात्र का बचेगा। मतलब इस रिएक्शन की टेंडेंसी है कि इसका जो ऑक्साइड है वो डिसोसिएट होता है बहुत तेजी से, प्रोडक्ट बनता है बहुत तेजी से, फॉरवर्ड जाता है बहुत तेजी से। लेकिन वहीं पे उसी की कंपैरिजन में जो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पे वो है उसी की कंपैरिजन में, उसी की कंपैरिजन में जो ये दूसरा ऑक्साइड है ये उतना तेजी से आगे नहीं जाता। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि इसका के छोटा है इससे, इसका के छोटा है मतलब इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी पहले वाले से कम है, इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी पहले वाले से कम है, मतलब इसका जो XO2 है वो आगे नहीं जाना चाहता, मतलब इसका जो दूसरा ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब जो एक्सो वाला है बहुत जल्दी जल्दी डिसोसिएट होता है लेकिन जो XO2 है बहुत जल्दी जल्दी डिसोसिएट नहीं होता, मतलब ये जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है ये कम स्टेबल है, ये सॉरी ये ज्यादा स्टेबल है एक्सो से। सर ये ज्यादा स्टेबल है ये कैसे पता चला? क्योंकि आगे नहीं जाना चाहता, आगे नहीं जाना चाहता किसके कंपैरिजन में? पहले वाले से। कैसे पता चला? के की वैल्यू से, जिसकी के की वैल्यू ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, रिएक्शन जाएगा आगे ज्यादा, रिएक्टेंट बचेगा कम, रिएक्टेंट बचेगा कम मतलब एक्सो टूटेगा ज्यादा, मतलब कम स्टेबल है। लेकिन XO2 उतना नहीं टूटा, मतलब ये जो ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अपन कह सकते हैं कि जो दूसरा ऑक्साइड है XO2 उसकी स्टेबिलिटी एक्सो से ज्यादा है। मतलब हमारे मन में सवाल था सर आखिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों बनाया? हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसलिए बनाया, उसका एक एप्लीकेशन आपके सामने है। आज आप इस काबिल हैं किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के आप प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि सवाल में किया, हमारे सामने दो ऑक्साइड थे, मैं अब कह सकता हूं कि जो दूसरा वाला ऑक्साइड है वो पहले से ज्यादा स्टेबल है, जस्ट बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो नेक्स्ट क्लास में होंगे। आज की क्लास का समय हो चुका है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको मैंने होमवर्क दे दिया है, वो सारा होमवर्क करेंगे और लेक्चर को जरूर रिवाइज करेंगे, चाहे जो हो जाए। मैं बच्चों से बस दो ही चीज डिमांड करता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे आज का रिवीजन और डेली का होमवर्क, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे सवाल हैं, थोड़े बहुत कंसर्ट भी आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों के पास लिंक है वो जा सकते हैं, उनको लिंक पे मिल जाएगा सारा हैंडआउट। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है, हैंडआउट चाहिए, वो यहाँ वेट करेंगे 2 मिनट। जिनके पास लिंक है वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्लीज पूरी ताकत से पढ़े, पूरी ताकत से पढ़े, ऑलराइट। थैंक यू सो मच। मैं हैंडआउट बना रहा हूँ जल्दी से।
आप सबके सामने आप सबके सामने एक पॉपअप आया होगा। उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लो। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है उनसे मैं एक यार लिंक जल्दी सब लोग रख लो ना यार, रोज रोज ये लिंक का। जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है उनको मैं फिर से एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूं। इस पीडीएफ में लिंक है, जो दूसरा पीडीएफ आपके सामने आने वाला है इसमें लिंक है, ठीक है। तो मैंने आपसे 2 पीडीएफ आज शेयर किए। जिन बच्चों को पीडीएफ से भी लिंक नहीं आ रहा है उनके लिए मैं लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, ठीक है। उनके लिए लिंक मैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। उनसे मैंने लिंक अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। ये लिंक आपके सामने चैट बॉक्स में आ चुकी है। आप इसे कॉपी पेस्ट करके खोलेंगे, ठीक है। लिसन केयरफुली। फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिससे लिंक ओपन नहीं हो रही है, उसको मैंने मेरा नंबर भी दे दिया है। आप मुझसे मेरे नंबर पे लिंक ले सकते हैं। लिंक आप सबके पास होनी चाहिए ताकि सारे के सारे हैंडआउट आपको प्रॉपर मिलते रहे, राइट। हैंडआउट से डेली रिवीजन करना है, चाहे जो हो जाए, रिवीजन होमवर्क में डेली करना है। मैंने आज की क्लास का हैंडआउट आपसे शेयर किया, दूसरे पीडीएफ में लिंक शेयर किया, लिंक मैंने चैट बॉक्स में भी शेयर किया, मैंने आपको अपना नंबर भी दिया। आपके पास लिंक सबके पास अब होनी चाहिए यार। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। पूरा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, सारा रिवीजन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।